आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। और अब लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है जब हम कह सकते हैं कि ईवीएम से जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाती है और 8 बजे से बैलेट पेपर और फिर उसके बाद 9 बजे से ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाती है। अब तक के अगर रुझानों की हम बात करते हैं तो साफ तौर पे दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल जो कि सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट बना हुआ है और वहां पर लगातार हम ये देख रहे हैं कि अभी भी कांटे की टक्कर ही देखने के लिए मिल रही है। देखिए, मैं गोदी मीडिया पर नहीं जाऊंगी। गोदी मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वहां तो शोर शराबा हो हल्ला, सुबह 9 बजे ही सरकार बना दी गई थी, लेकिन फिर भी अभी बीजेपी को एक एज जरूर दिख रही है। यहाँ पर वोटिंग जो परसेंटेज था, जो बीजेपी का जो हम बात करें वो 45% था, वो अभी घट गया है। यानी कि जो टक्कर है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी बहुत अच्छा पश्चिम बंगाल में करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमें देखना होगा जो कम मार्जिन की सीटें हैं, जहां 200, 500, 1000, 2000 का मार्जिन है हार और जीत का, वहां पर क्या होता है मुझे लगता है कि उसके लिए हमें शाम तक का इंतजार करना होगा। एक और पश्चिम बंगाल के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि वहां एसआईआर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर हार और जीत के मार्जिन में इतना फर्क है, इससे ज्यादा फर्क है जितने वोट काटे गए हैं, तो वहां पर रीपोलिंग भी हो सकती है। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो वहां लग रहा है कि टीवीके यानी कि विजया वहां पर एआईडीएमके के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। यहाँ पर डीएमके बहुत खराब करती हुई नजर आ रही है जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उससे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आसाम की, तो आसाम में क्लियरली बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं केरला की, तो वहां पर कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इस जो अभी 11 बजे तक की ये तमाम जो पूरी तस्वीर है इसे किस तरह से हम देखें, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। विवेक जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की ही कर लेते हैं। क्या आपको ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर लग रहे हैं ये रुझान? क्योंकि अभी मैं रुझान कहूंगी, नतीजे अभी भी इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट पर जाएं तो अभी तक उन्होंने कोई नतीजे घोषित नहीं किए हैं। अभी भी ये रुझान ही है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। Thank you so much for inviting me, Bushra, on the Public India, and I'm very grateful to you कि आपने मुझे शिरकत करने का मौका दिया। और बहुत ही आज एक अहम दिन है। सुबह से मैं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ और राज्यों में फोन भी कर रहा हूँ कि स्थिति क्या है, क्या काउंटिंग हो रही है। और बहुत जागरूक है सब लोग, इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां, चाहे तृणमूल हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो। और देखिए, आई विल बी वेरी क्लियर, आई एम स्टार्टिंग ऑन अ वेरी नेगेटिव नोट। ये न्यूट्रल इलेक्शन तो था ही नहीं, ये सारा एसआईआर का खेल है। और मणिशंकर अय्यर जी के साथ में अभी था, तो मणिशंकर अय्यर जी ने बोला कि साहब, ये एक भूत है जो मैनिपुलेट करके पीछे से करिश्मे कर रहा है। और भूत का मतलब मणिशंकर अय्यर जी ने, ये तो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने, मैंने कहा साहब भूत कौन है? बोला भूत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो दिखता नहीं है लेकिन वो है हर जगह, एंड इट इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट इन अ वेरी बिग वे। एसआईआर में जिस तरीके से वोट कटे हैं, जिस तरीके से पुलिस ऑब्जर्वर्स ने मैनिपुलेशन करा है, सीएपीएफ, और इन सब के रोल को अगर आप देखोगे, खासकर बंगाल में, आसाम आप देखिए, एक तरफा वाला एक से एक सिस्टम सा चला आ रहा है। तो देखिए, हम और आप इसको न्यूट्रल होकर के एनालाइज ना करें। इट इज नॉट अ न्यूट्रल इलेक्शन, द रेफरी इज नॉट न्यूट्रल। बहुत पहले एक जोक हुआ करता था, आई वाज अ वेरी स्मॉल किड, द पीपल यूज्ड टू से कि पाकिस्तान कहता था कि सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी हमको दे दो, हम वर्ल्ड चैंपियंस बन जाएंगे, हम कभी नहीं हारेंगे, दीज आर द ओनली टू गुड क्रिकेटर्स यू हैव। तो हमारी तरफ से बोला जाता था कि तुम्हारे जो दो रेफरी हैं उनके नाम बोले जाते थे, आप दो रेफरी हमको दे दो, हम हमेशा वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे, आप कभी नहीं हरा सकते। तो द सेम इज द स्टेटस ओवर हियर। रेफरीज न्यूट्रल नहीं है, रेफरीज बायस्ड हैं, रेफरीज एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक पक्ष को टोटली जाकर के फेवर कर रहे हैं। मीडिया ढोल पीट रहा है। पहले आप एक माहौल बनाते हो एग्जिट पोल्स के थ्रू, उसके बाद एक रिजल्ट आता है, फिर आप कहते हो साहब देखिए तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, ये तो सर्वेज में हुआ। बीच में एक आध पॉलस्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, वो गायब हो गए। जब वो कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं क्या होगा साउथ बंगाल के अंदर, तो वन प्रोमिनेंट पॉलस्टर ही वैनिश्ड। ही सेड साहब हम नहीं करने वाले, जिन्होंने 400 पार का एक आंकड़ा एक जमाने में दिया था, फिर 240 आए थे तो टीवी पे आके रोए भी थे वो। तो आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। तो ये बड़ा ही बायस्ड वो है।
और देखिए अगर हम स्टेट वाइज देखें, टीवीके वाज अ वेरी एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर जरूर था। हाँ, लेकिन इसमें एसआईआर के अलावा दो एनालिसिस करने हमारे बड़े जरूरी हैं। मेनली तमिलनाडु का सबसे पहले। तमिलनाडु के अंदर मैं कहूंगा कि तीनों खेमे जो हैं, एआईएडीएमके, डीएमके और टीवीके, ये सारे द्रविड़ पॉलिटिक्स के हैं। ये बीजेपी के नॉर्थ इंडियन हिंदुत्व को तीनों पार्टियां आइडियोलॉजिकली एंडोर्स नहीं करती। इनकी आइडियोलॉजी एक है, they are fighting on the faces of the leaders, they are fighting on good governance। उसके अंदर स्टालिन पीछे रह गए हैं, नो डाउट, और एआईएडीएमके मिलकर के सरकार बनाएगी, यानी कि पीछे से बीजेपी की एंट्री होगी। लेकिन फिर भी तमिलनाडु की जो जनता है, उसने हिंदुत्व की, संघ की आइडियोलॉजी को नकारा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप पीछे से एक आध सीट लेकर के किसी के साथ पार्टनरिंग करके आने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेशक कर लीजिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेफ्ट के अंदर अगर आप देखें, अगेन बीजेपी को नकारा है। दैट पॉलिटिक्स इज नॉट वैलिड इन केरला। और हर 5 साल के बाद सरकार बदलती थी, कभी कांग्रेस की आती थी, यूडीएफ की, उसके बाद एलडीएफ की आती थी। बाई चांस 10 साल के लिए इस बार पिनरे विजयन साहब की सरकार थी, इस बार वो चेंज हो रहा है। तो नो इश्यूज एट ऑल, अल्टीमेटली इंडिया अलायंस इज स्टिल विनिंग। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। आई मीन बीजेपी कम से कम नहीं आ रही है। अब पुडुचेरी हो गया आपका, आपका आसाम हो गया, आपका बंगाल हो गया, इन 3 राज्यों के अंदर ये बीजेपी को दिखा रहे हैं। आसाम के अंदर तो एक क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं। और जहां तक पुडुचेरी है और ये बंगाल है, बंगाल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जहां पे सबसे ज्यादा धांधली की गई है। और उसको खड़े होकर के गोदी मीडिया के एंकर्स कह रहे हैं कि यू सी, दिस यूज्ड टू बी अ स्टेट ऑफ द लेफ्ट। और आज बंगाल के की जो जनता है, वो संघ को एंडोर्स कर रही है, संघ की आइडियोलॉजी को एंडोर्स कर रही है, और इसीलिए सीटें ज्यादा आ रही है। ये गोदी मीडिया का एक नैरेटिव है। और कह रहे हैं साहब, जी, जो सबसे बड़ी जो विक्ट्री है वो बंगाल की विक्ट्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक जी। क्या आपको लग रहा है कि ये जो पूरी धांधली है, देखिए अब ये ऐसा लग रहा जी, है कि इन इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं रह गया है। जी, चाहे वो हम हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हम चाहे लोकसभा इलेक्शन की बात करें, हम ये सब देख रहे हैं कि अब लग रहा है इसे इन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया। तब अलग तरह से धांधली हो रही थी, अब एसआईआर का नाम लेकर धांधली हो रही है। बिहार में भी हमने देख लिया, और अब ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में उम्मीद इसलिए क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी एक तरह से वो वहां पे सत्ता में थी, 15 साल से सत्ता में है, एक फाइटिंग स्पिरिट है उनके अंदर, वहां कार्यकर्ता है उनके चप्पे चप्पे पर, और वहां पर ऐसा, और वो लड़ती हुई भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। अगर अभी भी ममता बनर्जी टक्कर देती हुई नजर आ रही, क्योंकि अभी भी मैं कहूंगी कि वो टक्कर दे रही हैं, अभी भी जी, नेक टू नेक है, कितना भी कह जी, ले, चाहे परसेंटेज की बात कर ले, चाहे सीटों के हवाले से बात कर ले। बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है 77 से अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में आने लगे और टक्कर देने लगे, और कहां वो जीरो पर थी, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन टीएमसी के लिए आप इसको झटका मान रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि टीएमसी ने एक बहुत अच्छी फाइट पुटअप की है, और क्या अब इसके बाद आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है? अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो हमने सायरा को भी डिस्कस किया था। शी वाज आल्सो हियर विद मी फॉर सम टाइम। तो मैंने उनसे जी। बातचीत करी, मैंने बोला व्हाट इज योर असेसमेंट, यू हैव बीन अ कैंडिडेट आल्सो। तो हम्म। और बातचीत भी हुई थी। तो देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि जब लेफ्ट जब हटी थी, तो ममता ने सरकार में आने के बाद भी हमारी बहुत सारी पॉलिसीज को एंडोर्स करके बढ़ाए रखा। हवाई चप्पल में घूमना, ऑल्टो कार में रहना, बड़ा घर नहीं, एक सिंप्लिसिटी। सो शी ट्राइड टू मेक द लेफ्ट द बेंचमार्क इन मेनी वेज। और बहुत सारा उन्होंने उस तरीके से कोशिश भी करी। हालांकि हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके अगेंस्ट लड़ते हैं एज अ कम्युनिस्ट। लेकिन फिर भी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि शी नेवर वेंट फॉर पॉम्प एंड शो लाइक द बीजेपी। दैट इज द फर्स्ट हम्म। पार्ट। सेकंड पार्ट इज, बीजेपी का तो साहब कोई इनरोड्स था ही नहीं बंगाल में, ये तो मैनिपुलेटेड है। हम लोग बेशक तृणमूल के खिलाफ लड़ते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नेंस को, आरटी कार के इंसिडेंट्स को, लेकिन कम से कम बीजेपी डजंट डिजर्व टू कम इन बंगाल, एंड दे डोंट हैव अ होल्ड इन बंगाल। दे डोंट हैव एन आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। संघ का इतना कोई वर्चस्व नहीं है, बंगाली मानुष अलग होता है। और इस बार तो इन्होंने डर के मारे जा करके वो मछली वछली खाई मंगलवार के दिन, और उसको बड़ा हाईलाइट किया कि हम भी शाकाहारी नहीं बनेंगे। सो बंगाली मानुष इज अ वेरी लिबरल मैन। उसके लिए नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों बराबर। उसके लिए ईटिंग हैबिट्स हो गई, आपकी लिटरेचर हो गया, दे आर लिबरल पीपल। तो ये कहना इसको कि ये संघ की विक्ट्री होगी अगर बीजेपी आएगी, पहले तो मैं इसको मानता नहीं। ये टोटल मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। आई डोंट थिंक कि सडनली आपका एक राज्य, अच्छा इन्होंने एक राज्य पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि आसाम के अंदर ये ऑलरेडी बड़ा डैमेज पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा पिछले 5-7 साल से कर रहे हैं। ही इज ऑलरेडी डूइंग इट। तो वहां पे तो ये कैडर को अपोजिशन के बहुत हद तक इन्होंने फिनिश कर रखा है।
यहाँ पे उसकी शुरुआत अब इन्होंने कर दी है और इसीलिए बीजेपी का आना कम से कम बंगाल के लिए भी और प्रजातंत्र के लिए बहुत ही अनहेल्दी ट्रेंड है, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड इसको ये एंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब देखिए ये जीत गए, लेफ्ट को नकार दिया गया, आरएसएस को बंगाल के आदमी ने मान लिया। ये गोदी मीडिया के जो जितने एंकर है चीख रहे हैं सुबह से। आई सेड नो, इट इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल विक्ट्री। आपकी हम्म। नंबर्स की विक्ट्री जरूर है। अगर ये आइडियोलॉजिकल विक्ट्री होती तो आप बोलते ना बंगाल में कि शाकाहार रहेगा नवरात्रों के दिन। जैसे दिल्ली में आप नॉनवेज की शॉप्स को बंद करवाते हैं, आप जिसकी रोजी रोटी है 9 दिन तक आप बोलेंगे दुकान बंद। कोई हिंदुओं का त्योहार आएगा दुकान बंद। आई मीन अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो अ लाइवलीहुड विच यू आर हिटिंग। और जो मुसलमान तबके का आदमी है वो तो और बेचारा डरता है, वो तो पहले ही अपनी दुकान को ताला मार देता है। यहाँ पे आप दिल्ली के अंदर आप बहुत से एरियाज में आप आएंगे, जो बड़े ये केएफसी वगैरह हैं ये चलते रहते हैं, इनके सामने हिम्मत नहीं है इनकी कि जाकर के मैकडॉनल्ड्स और केएफसी को बंद कराएं। जो छोटा वाला जी आदमी बैठा हुआ है बेचारा टोपी लगा के विवेक जी, लेकिन तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर जी जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या जी आप पश्चिम बंगाल को आसाम बनता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको एब्सोल्युटली लग रहा है, और मैं किस लिए बोल रही हूँ कि जिन वोटर्स को काट दिया गया, जिनका नाम जी नहीं है, जिन्हें जी सस्पेंशन में डाला गया है और खासतौर पर बड़े पैमाने पे वो मुसलमान हैं, क्या आपको लग रहा है कि वही डिटेंशन की तमाम चीजें, वही उनको हम भेजेंगे, बांग्लादेशी हैं ये सारे, रोहिंग्या हैं, क्या आपको लग रहा है वो ही तमाम जो असम में स्टैब्लिश कर दिया गया, क्या वो पश्चिम बंगाल में आप होता हुआ देख रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो? देखिए बिल्कुल। और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये किसको सत्ता देते हैं। इनका कोई चीफ मिनिस्टर फेस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो शुभेंदु नहीं इनके लग रहा है नेता आपको हैं, शुभेंदु को बनाएंगे? अगर अब वो शुभेंदु थोड़ा-सा ज़्यादा मिलिटेंट हैं और ये हो सकता है कि तृणमूल से आए हुए लोगों को शायद ये इतना प्रेफ़र ना करें। दैट इज़ जस्ट अ गट फीलिंग ऑफ माइन। एंड दिलीप घोष जैसे इनके पुराने हैं या कोई संघ के बैकग्राउंड का अगर आदमी होगा, उसको ये लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि संघ की सहमति हमेशा प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं, बीजेपी अध्यक्ष भी लेते हैं, नॉर्मली इस तरह। और आपने देखा जैसे मध्य प्रदेश में, आपने देखा हरियाणा के अंदर, यू हैव सीन इट इन सो मेनी। आप इनके अध्यक्ष को देखो जो बिहार में आया है, अननोन फेसेस। नोबडी नोज देम, उनका कोई पॉलिटिकल वर्चस्व भी नहीं है। और अटल सडनली आउट ऑफ द ब्लू एक नाम की पर्ची आती है और उसको बना दिया जाता है और डेमोक्रेसी तो खत्म है पार्टी में इनकी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी किसको लाएंगे वी डोंट नो। लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को लाया जाता है, दे आर वेरी मिलिटेंट बाय नेचर। वो राजनीति को बहुत ज्यादा एक गवर्नेंस के बजाय एक सिर्फ विक्ट्री तक ही से लगते हैं। तो अगर शुभेंदु अधिकारी जैसे किसी को ये बनाते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग द आसाम में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप जो है टोटली उसी रास्ते पे आप जाएँगे, डिटेंशन सेंटर, वही रोहिंग्या वाली बातें, वही घुसपैठिया वाली बातें। आपको नेपाल का घुसपैठिया नहीं दिखता, आपको श्रीलंका का घुसपैठिया नहीं दिखता, आपको भूटान का हिंदू घुसपैठिया, बुद्धिस्ट घुसपैठिया नहीं दिखता, बिकॉज़ उनका रिलिजन वो मेजॉरिटी रिलिजन से मैच खाता है। आपको और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर गरीबी है और नेपाल के कुछ लोग आके हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, आई मीन हाउ द हेल डज़ इट मैटर? एक सपोर्ट सिस्टम आपको भी तो मिलता ही है ना। अगर कोई भूटान से या श्रीलंका से तमिल लोग आके या सिंगलीज़ हमारे यहाँ काम करते हैं, देखो यू हैव टू, हमारे यहाँ से भी तो लोग जाते हैं ना अमेरिका में काम करने के लिए, कनाडा में काम करने के लिए, शुड बी। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान अगर है बाय रिलीजन, इस्लाम को फॉलो करता है, तो बेचारा गरीब आदमी रोहिंग्या वो लुंगी पहन के फटी बनियान के साथ यहाँ बेचारे थे। मैंने खुद उनके रिफ्यूजी कैंप देखे हैं। उनको ये उँगली उठाना कि यार ये टेररिस्ट हैं, ये देश खत्म कर देंगे। आई मीन दे आर पुअर पीपल। कोई कूड़ा उठा रहा है, कोई कबाड़ी का काम कर रहा है। आई मीन दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्क दे डू। तो अब ये तो एक डेलिब्रेट, आप जो है जब किसी को हर्ट करना है और आपके अंदर की नफरत एक धर्म, स्पेसिफिक धर्म के खिलाफ इतनी ज्यादा हो चुकी है, आप मानवता भूल चुके हैं, तो वो डिबेट ही करना इन लोगों से एक फजूल की बात है। बेकार के आंकड़े कि हमारे रिसोर्स का क्या होगा। तो अब ये क्या होगा, विक्टिमाइजेशन शुरू होगा आपका बंगाल के अंदर। और कहीं ना कहीं मुझे ये क्या लगता आपको है लग रहा कि है क्या कम्युनली कम्युनली डिवाइड कर दिया गया है? मुझे एक एब्सोल्युटली अजीब सा लगता है विवेक जी कि कैसे इसको एनालाइज करें इस चुनाव को, क्योंकि एक तरफ हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि खासतौर पर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, आसाम की भी करनी पड़े क्योंकि वहां भी एसआर हुआ था, जी तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ था, इसको भी नहीं भूलना चाहिए हमें। जी और जी जी जी, और पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपने क्या नहीं किया, यानी कि आपने जी लास्ट मोमेंट पे रिपोलिंग हुई और अभी कहा जा रहा है कुछ और जगह है जहां पर फिर से रिपोलिंग होगी। तो ये जो जी स्थितियां फिलहाल बन रही हैं और जिस तरह से इलेक्शन हुआ है अरे पूरा हाईजैक करके, चुनाव आयोग ने जिस हाँ तरह हाँ से बिल्कुल किया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसको इशू बेस करके वाकई में हम ये देखें, ब्लैक एंड व्हाइट में देखें, या फिर जो धांधलियां हुई हैं उससे देखें? क्योंकि मैं अगर ये तो कह दिया जाए कि बंगाली मानुष जो जी है वो अब कम्युनल हो गए हैं, क्या आपको लग रहा है उस लाइन पे भी फायदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को? और उसको करने के लिए मंगलवार को अनुराग जी ठाकुर मछली खाते हैं,
और यही हाँ, अनुराग वो तो ठाकुर होंगे, जब यूपी में जाएंगे जी, तो कुछ और करेंगे। जी, 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 जी। देखिए, इसको अगर हम एज़ अ मार्क्सिस्ट अगर मैं एनालाइज़ करूँ, तो ये हम्म। फासीवाद की तरफ आप मुड़ चुके हैं। जब हिटलर जर्मनी में आए थे, तो हिटलर एक पॉपुलर मैंडेट लेकर के आए थे। इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 एंड द पासी मूवमेंट ओवर देयर, ही केम विद अ पॉपुलर मैंडेट। लोगों ने बोला बहुत अच्छा आदमी है, नेशनलिस्ट है, हॉनेस्ट है, और साहब उस वक़्त इकोनॉमी खराब जा रही थी, ये कुछ चमत्कार करेगा। बट हाउएवर वो उसने एक एस्केपगोट निकाला। उसने कहा कि साहब, मेरे देश का जो दुश्मन है वो 2 हैं। पहला यहूदी, वो माइनॉरिटी है, लेकिन उसकी वजह से देश खराब है और उसको हम जर्मनी नहीं मानते हैं, और दूसरा कम्युनिस्ट। दिस इज व्हाट ही सेड, देयर आर 2 एनिमीज ऑफ द नेशन, द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट, क्योंकि लिबरल होते हैं, और दूसरा आपका ज्यूज। और दोनों का खात्मा किया गया। सबसे पहले जो कम्युनिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट थी, उनको चुन चुन करके पार्टियों को समाप्त किया गया और सब लोगों को जेल में डाला गया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड। along with that, the holocaust and the way he exterminated the people. Unfortunately, आज वही चीज इसराइल पैलेस्टीनियंस के साथ उसी मॉडल पे काम कर रहा है। एक तरीके से ये बड़ी विडंबना की बात है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो वही चीज आपकी यहाँ पर हो रही है। अभी जो है एक पॉपुलर सा सर्च चल रहा है साहब, राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तिरंगा, ये सब हम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल। और आप ये कह रहे हैं कि देश की समस्याओं के लिए इस मुल्क में मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है। ये अनपेट्रियोटिक है, और ये साहब देश का के लिए लॉयल नहीं है, और ये हिंदुओं का भी विरोधी है, और ये संख्या बल बढ़ेगी, डेमोग्राफी बदलेगी तो ये आपको समाप्त करेगा। तो एक हिडन, एक अननोन एनिमी की आपने नोन, क्या नोन एनिमी आपने उसको घोषित कर दिया। और वही टैग आपने जो है कम्युनिस्टों को दिया। जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट समाप्त हुई थी जर्मनी के अंदर टारगेट हो करके, ऐसे ही लेफ्टिस्टों को, कांग्रेसियों को यहाँ पे भी खत्म किया जा रहा है। किसी को ईडी, किसी को सीबीआई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो यू हम्म। आर वर्किंग ऑन टू द सेम मॉडल, एंड दीज मॉडल्स आर डेंजरस फॉर द नेशन। ये समझ लीजिए, ये खुदा तो है नहीं कि आपने कर दिया तो साहब आपके हिसाब से हो जाएगा। ये कंट्री के लिए डेंजरस होता है। इसमें आपका सिविल अनरेस्ट पॉसिबिलिटीज आती है। इसलिए आपको सभी जातियों धर्मों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी देश बचता है। हम कांग्रेस के खिलाफ थे, हम लड़ते थे, हम मार्क्सिस्ट हैं, हम्म। लेकिन हम इस चीज को तो मानते थे ना कि कांग्रेस ने हमेशा सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चला, सभी जातियों को एक तरीके से साथ लेकर के चला। जहां जहां दंगे हुए, वैमनस्य हुआ, उस चीज को दबाया गया, उस खबर को भी दबाया गया कि हेट्रेड ना फैले समाज के अंदर। हम छोटे थे तो बिल्कुल। हम टीवी पे गाना और सुनते थे, अभी मैं दूरदर्शन पे। अभी मैं ये देख रही थी, मैं जी, मैं अपडेट भी देना चाह रही हूँ बीच बीच में अपने जी, दर्शकों को। मैं ये देख रही थी कि भवानीपुर की अगर हम बात करते हैं, तो जी, भवानीपुर में ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। अब से कुछ देर पहले वो पीछे चल रही जी, थी और अभी उन्होंने जी, 2000 से ज्यादा की लीड ले ली है। जी, वहीं अगर हम जोरहाट में की बात करते हैं, तो जोरहाट में गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। और जी, अब से कुछ देर पहले स्टेलिन भी पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी लग रहा है कि उन्होंने भी लीड यस, बना ली है। तो यस, ये भी देखना एक बड़ा वो है कि अगर भवानीपुर में भी नेक टू नेक टक्कर चल रही है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अगर ट्रेल कर रही थी और अब वो लीड बना रही हैं, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सवाल मेरा ये है विवेक जी, ममता बनर्जी अगर हारती हैं, तो जी। फिर ममता बनर्जी के लिए क्या ऑप्शन रहता है? क्या वो भी इसी तरीके से चुनाव का एनालिसिस करके ये सब करके बैठ जाएंगी, या आपको लग रहा है कि नया मोर्चा खुलने जा रहा है? क्योंकि नहीं, नया कितनी भी हारे ममता बनर्जी मोड़। टक्कर टक्कर ही दे रही हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने जा रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में। देखिए, इसमें इसमें 2 चीज़ें हैं। पिछली बार नंदीग्राम में भी शी लॉस्ट। उसमें क्या था, हम्म। जो वो लीड कर रही थी, उसके बाद अचानक बिजली चली गई और वो काउंटिंग रुक गई और पता नहीं क्या-क्या हुआ। उसके बाद 1200-1300 वोट से बोला गया साहब शुभेंदु अधिकारी इज़ द विक्टर। एक्चुअली लास्ट टाइम भी यही हुआ था। इसीलिए इस बार जो है शी वाज़ एक्स्ट्रा कॉशियस एंड शी ट्राइड टू गो इंटू द स्ट्रांग रूम एंड ऑल दोज़ थिंग्स हैपेंड। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। बट सेकंडली सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग आल्सो, उनकी एक एज फैक्टर भी है। I mean, देखो, as you progress in age, your body also slows down, and you might do some intellectual activity, ideological activity, but धीरे-धीरे करके temperament आपको, you have to understand, she's a woman who has fought throughout her life. और लेफ्ट को आपको कम से कम हम लोगों को ये क्रेडिट तो मिलना चाहिए कि हमने कभी उनको जो है खत्म नहीं किया उनको। उनकी वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी, फिर वो यूथ कांग्रेस में थी, राजीव गांधी ने उनको बनाया, उन्होंने अपनी पार्टी शुरू करी, कांग्रेस में थी, उसका टीएमसी बनी। लेफ्ट ने कभी भी उनको इस तरीके से नहीं विक्टिमाइज किया कि वो खत्म कर दें, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करें। एक आध इंसिडेंट्स हुए राइटर्स बिल्डिंग वगैरह में, तो दैट इज द ट्रेंड। बट ये चीज द बीजेपी डजंट फॉलो इट विद अस। It we will have to see what she takes. Abhishek Banerjee definitely is a youngster.
शी इज मोर एम्बिशियस, उसको एक हायर अपरेंट के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। वो मिस्टेक जो मायावती ने करी कि वहां पे कोई है ही नहीं, बसपा बीएसपी का कोई कि आगे क्या होगा मायावती के बाद, उस मिस्टेक को मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी, बट ही डजंट हैव द सेम कैरिस्मा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक एसी एयर कंडीशन रूम में पला बड़ा लड़का है, कंफर्ट्स के साथ रहा है, और इसकी बुआ ऑलरेडी एक बड़ी पॉलिटिशियन थी। इसको चीजें जो है वो एक प्लेट पे रख के विद सिल्वर स्पून ही हैज गॉट इट। ममता बनर्जी ने अपने आप को बनाया, हमारे खिलाफ बनाया, हमें हरा के आई, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा एक महिला के रूप में शी हैज इट। हवाई चप्पल पहन के घूमना, वही छोटी सी एक ऑल्टो कार में, शी हैज इट। तो लेकिन अब ये है कि वो कैसे, वो क्या करती हैं, कब तक करेंगी, दैट विल नीड टू बी सीन। So we have to wait जी and watch. Age factor is the बिल्कुल। only thing. अगर शायद 10 साल पहले आप ये मुझसे सवाल पूछती तो मैं कहता she's going to hit back. But right now, how she takes it, that will have to be. I'm sure she will remain in politics and she'll fight out. पर एक आपका देखिए एक physical जो limitations होते हैं वो भी हमको मानने पड़ेंगे। ओके अच्छा, लेकिन एआईडीएमके का इतना बेहतरीन प्रदर्शन, क्या वाकई में आप ये उम्मीद कर रहे थे? क्योंकि एआईडीएमके को तो उस तरह से कोई काउंट भी नहीं कर रहा था। आपकी मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, अगर आपको याद हो विवेक जी, तो तभी आपने कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि एआईडीएमके उतना अच्छा कर पाएगा, लेकिन एआईडीएमके डीएमके से बेहतर कर रहा है और टीवीके तो खैर 104 उसने पार कर दी है अभी रुझानों में। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? एमके स्टैलिन हेड ऑन ले रहे थे, एमके स्टैलिन बहुत पॉपुलर भी हैं यहाँ पर केंद्र में, यहाँ दिल्ली में आकर भी लगातार वो तमिलनाडु के लड़ते हुए नजर आए, लेकिन उनका ये डिक्लाइन कैसे देख रहे हैं आप? क्या इसमें भी आप एसआईआर को का एक रोल देख रहे हैं? बिल्कुल एसआईआर का रोल देख रहे हैं। आप ये देखिए ना, अगर टीवी के लड़ रही है तो किसके खिलाफ लड़ेगी? लड़ रही है एआईएडीएमके के खिलाफ तो नहीं लड़ रही, उनकी तो सत्ता नहीं है। अगर टीवी के लड़ती है, यू ऑलवेज फाइट अगेंस्ट द पर्सन हु इज इन पावर, नंबर 1। तो टीवी के ने सारी एनर्जी, पैसा, कैंडिडेचर, स्टार पावर सब कुछ डीएमके के खिलाफ लगाया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके। एंड तो इसीलिए हर जगह पे जहाँ पे वोट कटा, जहाँ पे क्लैशेस हुए हैं, it is the DMK which has suffered, because of which in many areas AIADMK also came into it's getting some seats. So it is DMK, TVK उसने अपनी सीटें भी जीती हैं, और जहाँ पे AIADMK स्ट्रॉन्ग थी उसने DMK को और कमजोर करके उनके सीट्स को खा करके it has also helped for AIADMK. That is the basic mechanism. And obviously आपका इलेक्शन कमीशन तो AIADMK is the blue-eyed boy, मदद पीछे से हो सकती है, वो तो हो भी रही है। केरल में अगर कांग्रेस गठबंधन का ये अच्छा प्रदर्शन, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस के इस प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं आप केरल में? आपके आवाज में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी ठीक है आपके? जी अगर आप जवाब दे सके कि केरल को आप कैसे देख रहे हैं? केरल में कांग्रेस सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, पिनराई विजयन अब से कुछ देर पहले ट्रेल कर रहे थे, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं ठीक है, ये तो देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी आप इसको कह सकते हैं, इसको ईवीएम पे तो मैं नहीं ब्लेम करूंगा। तो आई मीन इट इज ऑलवेज इन रोटेशन, आफ्टर एवरी 5 years somebody wins, so they are coming this time, so it's okay, let them make the government, but the left will remain. We are still a force in Kerala, so we will continue. बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी भी बहुत वक्त बचा है, 11 बजे हैं जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और अभी भी मैं आपको ये बता दूं कि कांटे की टक्कर ही देखने के लिए मिल रही है पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा आप सबको इंटरेस्ट है पश्चिम बंगाल में। अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि अब हताश निराश ना हो। अगर आप वहां पर ममता बनर्जी को ही बने देखना चाहते थे तो अभी भी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, और आप गोदी मीडिया को बंद करके कुछ देर के लिए आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, हालांकि बहुत स्लो वहां पर दिखाया जा रहा है, या फिर आप डिजिटल को देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये तस्वीर कुछ जगहों पर साफ होती हुई नजर आ रही है कि आसाम में बीजेपी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर लग रहा है कि आईडीएमके और टीवीके वहां पर सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और विजय जो है वो आपको मुख्यमंत्री की शक्ल में नजर आएंगे, और असम में सीधे तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा की
वापसी हो रही है। ये किस तरफ जा रहा है इलेक्शन और इससे केंद्र की सत्ता जो है और केंद्र की जो सियासत है वो कैसे बदलेगी अगर ममता बनर्जी हारती हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।